प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं दीक्षा क्लासेस से प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. मलिक आपके सामने रूबरू हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हो कि दीक्षा क्लासेस कंपटीशन डिवीजन जो हमारा शुरू हुआ, इसमें अलग अलग तरह की भर्तियों के हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, जितने भी आपके कंबाइंड सर्विसेज वाले जो आएंगे सभी की। इन वीडियोस का उद्देश्य यह है कि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट से अवगत कराना कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और कंसेप्ट क्या है। पिछली अगर आपने देखा होगा, करीब मैं देख रहा था 1000 बच्चे उसको देख भी चुके हैं। मैंने आपके सामने आईक्यू के बारे में बात की थी कि आईक्यू क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसे किसने दिया, कैसे बुद्धि को नापेंगे। अब आज मेरे मन में विचार आया कि मैं आपके सामने जो मनोविज्ञान का मूल है, बिहेवियर, व्यवहार, इसकी बात करूं। यह बड़ा व्यापक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में सारे टेक्निकल पॉइंट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। वास्तव में अगर आप साइकोलॉजी देखो, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। ये यूनान से आया, जहां इसको यूनान के अंदर इसे सबसे कहा गया साइकी। इसे कहा गया साइकी, PSYCHE, साइकी। और साइकी का मतलब होता है सोल, आत्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करती है। बाद में यह शब्द बदला और इस वर्ड को किया गया साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया इसको कहा गया। और इंग्लिश के अगर आप स्पेलिंग देखो तो इंग्लिश के स्पेलिंग है PSYCHOLOGY। आज जिस सब्जेक्ट को आप जानते हो, हिंदी में आप मनोविज्ञान कहते हो, अंग्रेजी में उसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। मैं एक एक शब्द आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस वर्ड को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, जिसको हिंदी में कहते हो संधि विच्छेद कर दो, तो ये दो अक्षरों का मिलकर बना है साइको प्लस लोगी। साइको का मतलब होता है माइंड, और लोगी का मतलब होता है विज्ञान। जिस भी शब्द के पीछे, वर्ड के पीछे LOGY लग जाए, आ जाए, उसका मतलब विज्ञान। आप स्कूलों के अंदर या पढ़े होंगे, आपने एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसको आप कहते हो जूलॉजी। आप इसको तोड़ दो, लोगी का मतलब क्या हो गया? विज्ञान। जू का मतलब जीव, हिंदी में क्या कहा गया? जीव विज्ञान। अपन बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर क्या लैब में जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने, वहां लिखा होता है पैथोलॉजी। अब पैथो का मतलब हो गया रोग, बीमारी, और लोगी का मतलब विज्ञान। तो कहने का मतलब कि जिस वर्ड के पीछे लोगी आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब साइकोलॉजी का अगर आप शब्द का अनुवाद करो तो क्या गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यहां आपके मन में एक सवाल पैदा होना चाहिए, वो ये कि विज्ञान में जो घटनाएं घटती हैं उनको हम देख सकते हैं, उनकी हम पुष्टि कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, वो कहता है किसी चीज को ऊपर फेंको तो नीचे आएगी। अब देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैंने पेन को ऊपर फेंका, पेन नीचे आया। आपने देखा, इसकी पुष्टि हो गई। क्या मैं आपके मन को देख सकता हूं? क्या मैं आपके मन की पुष्टि कर सकता हूं? मैं तो कहूंगा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपके मन में क्या क्या चल रहा है। किसी के मन में चल रहा है कि 1 बज गया, क्लास कब खत्म होगी, खाना कब खाएंगे, होटल बंद ना हो जाए, घर में क्या करना है। मुझे नहीं मालूम आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए अगर मैं आपके मन को देख नहीं सकता, उसकी पुष्टि वेरीफाई नहीं कर सकता, तो फिर यह विज्ञान कैसे हो गया?
हर चीज का तर्क समझो, तब आपको मनोविज्ञान क्लियर होगा कि क्या है। इसका मतलब फिर मन का विज्ञान कैसे बन गया, यह विज्ञान कैसे हुआ। इसलिए वाटसन ने, किसने, वाटसन ने एक शब्द का उपयोग किया और उस शब्द को कहा गया बिहेवियर, जिसको हिंदी में आप क्या कहोगे, व्यवहार। अब मनोविज्ञान को हम ना तो आत्मा का विज्ञान कहते हैं, ना मन का विज्ञान कहते हैं, इसको व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। हालांकि ये कई बार आपके रीट में, फर्स्ट ग्रेड में सवाल आता है कि व्यवहार शब्द किसने दिया, वाटसन ने दिया। लेकिन मैं आपको यहां और बेटा क्लियर करना चाहूंगा कि वाटसन पहला व्यक्ति नहीं था जिन्होंने व्यवहार की बात की थी। इनसे पहले एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकडूगल। मैकडूगल, इन्होंने व्यवहार की जगह पर शब्द यूज किया था कंडक्ट। क्या किया था, कंडक्ट। लेकिन ये जो कंडक्ट शब्द है ये पॉपुलर नहीं हुआ, वाटसन का बिहेवियर शब्द आगे आया। तो आज हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। पशु क्यों, कभी अपन आगे बात करेंगे तो बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको व्यवहार और उसके दो मेथड के ऊपर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि लिमिटेड समय में आपको उतना पता चल जाए। अब मनोविज्ञान अगर व्यवहार का विज्ञान है तो फिर यह व्यवहार क्या चीज है, यह बिहेवियर क्या है, यह बिहेवियर आता कहां से है, हाउ डज बिहेवियर अकर, हाउ डज बिहेवियर अराइज, व्यवहार पैदा कैसे होता है। व्यवहार का कभी भी मनोविज्ञान पढ़ना बेटा, मनोविज्ञान की पहला टर्म, पहली कंडीशन यह है कि व्यवहार, इसको कहा गया R इज इक्वल टू FSO, R इज इक्वल टू FSO। आप कहोगे सर आप मनोविज्ञान का हमें बता रहे हो या आप हमें इक्वेशन बता रहे हो केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ये तो साइंस में होते हैं समीकरण, ये मनोविज्ञान में कहां से आ गए। मैंने जो लिखा है, एक मिनट के लिए इस पर ध्यान मत दो, भूल जाओ मैंने क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। मैं सरसों के तेल की एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सरसों का तेल कैसे बनता है अपन सब घरों में देखे हैं, जानते हैं, जगह जगह मार्केट में लगी होती है, इसलिए मैंने इस उदाहरण को सरसों का लिया। अगर सरसों का तेल बनाना है तो मेरे पास सरसों के सीड्स, बीज होने चाहिए, बीज होने चाहिए। इन बीजों को मैं किस में डालूंगा, मशीन में डाल दूंगा, जिसको आप आम भाषा में कहते हो घानी, कोलू, जो भी आप कहते। अगर बीज को मशीन में डालोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा। अब जो बीज आपने डाले उसको कहेंगे इनपुट, इनपुट क्या आपने डाला, जो आपको मिला वो कहलाएगा आउटपुट, और जिस मशीन को कहेंगे अपन थ्रूपुट या प्रोसेस, कुछ भी आप नाम दे दो, कि आप इनपुट एक प्रोसेस में डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आओ, आप कंप्यूटर में क्या करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, उस जो प्रोग्राम आपने बनाया उसको आपने कंप्यूटर में फीड किया, आपका प्रोग्राम क्या कहलाया, इनपुट, कंप्यूटर क्या कहलाया, मशीन, और जो रिजल्ट कंप्यूटर ने दिए वो आपका क्या बन गया, आउटपुट। तो 100% इसी प्रकार से आप और मैं व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इनपुट को साइकोलॉजी में हम लोग कहेंगे S, मशीन को कहेंगे O और आउटपुट को कहेंगे R, SOR। S का मतलब है स्टिमुलस, S का मतलब है स्टिमुलस, उद्दीपक। O का मतलब है जीव, ऑर्गेनिज्म, और R का मतलब है प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। ये क्या बन गया, रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस जो है ये ऑर्गेनिज्म पर जाएगा और ऑर्गेनिज्म आपको बताएगा, दिमाग बताएगा आपको क्या करना है, और उसके प्रतिफल में
आप एक प्रतिक्रिया देंगे और ये जो रिस्पांस की प्रतिक्रिया आई, ये आपका क्या कहलाएगी? बिहेवियर, आपका व्यवहार कहलाएगी। मैं आपको दो उदाहरण से इसको स्पष्ट कर दूंगा। मान लीजिए अपन लाइव क्लास में बैठे हैं, मुझे प्यास लगी। मैंने एक विद्यार्थी से कहा कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे? उसने जवाब दिया, यस सर मैं पानी लाता हूं। जब तक मैंने पानी नहीं मांगा, वो बच्चे ने यस सर का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उससे स्टिमुलस दिया ही नहीं, स्टिमुलस दिया ही नहीं। मैंने कहा पानी लाओ, ये उस बच्चे के लिए उद्दीपक है, उत्तेजना है। मस्तिष्क ने समझा, जीव ने समझा कि सर क्या मांग रहे हैं? सर पानी मांग रहे हैं, और उसने एक प्रतिक्रिया दे दी, यस सर मैं आपके लिए पानी लाऊंगा। यह कहना उसकी प्रतिक्रिया थी। क्या यह उसका व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? यह उसका क्या बन गया? व्यवहार। मुझे नहीं मालूम था कि आज जिस क्लास में मैं बैठा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो सब गूंगे बहरे बच्चों की क्लास है। अब मैं उन बच्चों से कह रहा हूं बेटा पानी ला दो, पानी ला दो, लेकिन यस सर पानी लाऊंगा जवाब नहीं आएगा। क्यों? स्टिमुलस तो है, लेकिन मशीन काम, जीव काम नहीं कर रहा। अब अगर मुझे डेफ एंड डम गूंगे बहरों से पानी मांगना है तो इशारा करना होगा भैया पानी पानी पानी, तब वो समझेंगे। कहने का मतलब बिहेवियर तब पैदा होगा जब स्टिमुलस, उत्तेजना ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करेगी, तब एक प्रतिक्रिया होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहार। आप रोड पर जा रहे हो, गाड़ी मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, रेड लाइट आई, ये रेड लाइट आपके लिए क्या हुई? स्टिमुलस हुआ। आपके मस्तिष्क से समझा कि लाल बत्ती का मतलब गाड़ी को रोकना है, गाड़ी को रोकना है। आपने अपनी गाड़ी को रोक दिया। व्यवहार क्या हुआ? प्रतिक्रिया क्या? गाड़ी को रोकना। आपने कब रोका? जब स्टिमुलस आया और आपकी आंखों ने देखा और आपके मस्तिष्क ने संदेश पढ़ा। मान लीजिए एक नेत्रहीन व्यक्ति जा रहा है। अब लाल बत्ती तो है, लेकिन वो लाइट को देख नहीं सकता, तो उसका रुकने का व्यवहार नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह व्यवहार तब पैदा होगा जब स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म दोनों मिलकर क्रिया करेंगे। और यही मैंने इस समीकरण में, अब ऊपर आ जाओ, लिखा है। मैंने क्या लिखा है? रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एफ। एफ का मतलब फंक्शन। ये रिस्पॉन्स किसका फंक्शन है? ये रिस्पॉन्स फंक्शन है स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म का। जब दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब बिहेवियर पैदा होता है, और इसी बिहेवियर को मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है, ना ये माइंड का विज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर का विज्ञान है। और वो बिहेवियर पैदा होता है जब स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म दोनों मिलकर एक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे। अब एक बात आपको छोटी सी और बता दूं। अब कैसे आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में? हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड पढ़ने जा रहे हैं, पीटीआई कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, आप इक्वेशन हमें पूछेंगे कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है इस सवाल को पूछने का। मैं क्या करूंगा, आपको इस इक्वेशन को अलग अलग बदल के दे दूंगा कि R इज इक्वल टू एफ एस एक्स, R इज इक्वल टू एफ OP, और एक आंसर ये होगा और आपसे पूछ लूंगा राइट आंसर क्या है। दूसरा मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है? मैं यहां पर क्या करूंगा, R इज इक्वल टू एफ क्वेश्चन मार्क O, और अब यहां पूछूंगा कि आंसर में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? पहला उत्तर Y, दूसरा उत्तर S, तीसरा उत्तर X, और चौथा उत्तर कोई भी लिख दीजिए, तो अपना आंसर क्या होगा? BS होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, और आपको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए। एक पॉइंट और बेटा याद रखना, कभी कभी हम लोग सवाल भी पूछते हैं और आपको आना भी चाहिए। ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी। आंतरिक भी, बाहरी भी। उत्तेजना बाहर से भी आ सकती है और मन से भी उठ सकती है। प्रश्न ये उठता है, किस बच्चे के, किस व्यक्ति के व्यवहार में सुधार करना आसान होगा? जो आंतरिक उत्तेजना से चलता है या बाहरी उत्तेजना से चलता है? जब मैं आंतरिक और बाहरी कह रहा हूं, मैं आपको बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दूं। जब सुबह से आप कहीं निकले हो और 2 बजे घर जाओ, भूख लगी होती है, पेट में चूहे कूद रहे होते हैं,
मां को, बहन को यह कहना नहीं पड़ता कि खाने पे खाना खा लो। आप खाने पे टूट पड़ते हो क्योंकि भूख आपको अंदर से लगी है। अब पेट भरा हुआ है, लेकिन पड़ोसी के घर में हलवा बन रहा है तो अपने मुंह में पानी आ जाता है कि उसके घर में हलवा बन रहा है। अब स्टिमुलस इंटरनल नहीं था, कहां था? एक्सटर्नल। आप अपने को देखो, जून जुलाई आता है, घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बेटा क्या जवाब देता है या बिटिया क्या जवाब देती है? पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। दिवाली आ गई, मैंने कहा बेटा अब तो पढ़ ले, घर में क्या पता लक्ष्मी की या सरस्वती का वास हो जाए। पापा एक दिवाली है, पटाखा चलाने दो। अब होली आ गई, मैंने कहा बेटा अब तो पढ़ ले, वो कहता है रंग खेलने दो। अब बच्चा अपने मन से चल रहा है, मैं स्टिमुलस दे रहा हूं भारी, पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन वो पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा। अब कल सुबह 7:30 बजे एग्जाम है, मॉर्निंग में एग्जाम होता है आपका 7:30 से 10:30 या 11 से 2, जो भी टाइम है। सुबह 7:30 बजे एग्जाम है। रात के 2 बजे मेरी नींद खुलती है पानी पीने के लिए, तो मैं क्या देखता हूं? मेरा बेटा पढ़ रहा है। अब मैं उसको क्या कहूंगा? बेटा सो जा, अगर सारी रात जगा तो पेपर में लिखेगा क्या? तेरे को नींद आएगी। और मेरा बेटा मुझे बहुत तेजी से जवाब देता है, पापा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे पढ़ना है, पढ़ने दो। अब जब पढ़ने की इच्छा उठी, स्टिमुलस आंतरिक था, और जब मैं कह रहा था पढ़ तो स्टिमुलस बाहरी था। तो कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति अपने को आगे ले जा सकता है, किसके व्यवहार में सुधार किया जा सकता है? जो अपने आंतरिक उत्तेजना से चलेगा। तो अभी मैंने आपको यह बताया कि बिहेवियर है क्या और यह घटता कैसे है, आता कहां से है। अब मनोविज्ञान विज्ञान है, और विज्ञान में जो घटनाएं घटती हैं उनका अपन मापन करते हैं, उनको अपन मेजर करते हैं, उनका असेस करते हैं। इस बिहेवियर को मापन की अनेक टेक्निक्स हैं। अवलोकन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रयोग एक्सपेरिमेंट, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, केस स्टडी, केस अध्ययन आदि आदि। तो क्योंकि एक वीडियो में सारा संभव नहीं हो पाता, इसलिए आज मैं आपसे 2 मेथड्स के बारे में बात करने का प्रयास कर रहा हूं। पहला है ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हो आप निरीक्षण, अंग्रेजी का वर्ड है ऑब्जर्वेशन, और हिंदी में इसको 2 नामों से कई बार जाना जाता है। कुछ लोग अवलोकन कहते हैं, कभी कभी निरीक्षण भी कहते हैं। अवलोकन का मतलब होता है जब मात्र देख कर मैं किसी के बिहेवियर के बारे में अपना विचार व्यक्त कर दूं, उसे क्या कहा गया? अवलोकन। हम लोग सड़क पर जाते हो, मार्केट जाते हो, कभी कभी 2 लोग उधर बात कर रहे होते हैं अपनी, और उनको देखकर हम कहते हैं बड़े मस्ती में है। आपने उनसे पूछा क्या मस्ती में है? आपने देखा और अपनी टिप्पणी कर दी। जब आप बिना इंटरैक्ट उसके बात करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा और देखने के बाद आपने बिहेवियर का अध्ययन कर दिया। इस मेथड को क्या कहा गया? ऑब्जर्वेशन। नाउ ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 प्रकार का होगा। एक को कहेंगे पार्टिसिपेंट, और दूसरे को कहेंगे नॉन पार्टिसिपेंट। इसको कहेंगे हिंदी में सहभागी, और इसको कहेंगे असहभागी अवलोकन। ध्यान से सुनिएगा, सहभागी अवलोकन वो होगा जहां मूल्यांकन करने वाला, अध्ययन करने वाला उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, उसमें घुल मिल जाएगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा और वहां रहते हुए ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको कहेंगे पार्टिसिपेंट। और जब दूर खड़े होकर आप ऑब्जर्व करोगे उसे क्या कहेंगे? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां दूर खड़े होकर हम उसके व्यवहार को देखेंगे। जैसे हम लोग अपने घर के क्लास स्कूल में खड़े हैं, दूसरी मंजिल पर खड़े हैं या घर पर खड़े हैं, नीचे एक जुलूस जा रहा है। अब आपने कहा जुलूस देख रहे हो, आप जुलूस देख के आए, प्रोसेशन आ रहा है, नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद, हाय हाय, जो भी नारे लग रहे हैं। आप देख कर आए, मैंने आपसे पूछा भी ये बताओ कि क्या देखा? सब एक आदमी आगे है जो बड़े जोश से नारा लगा रहा है। अब क्योंकि आपने दूर से देखा, ये क्या बन गया? नॉन पार्टिसिपेंट। मैंने आपसे पूछा कि जो नारा लगा रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है?
बाकी भीड़ में से कोई क्यों नहीं आके जवाब दे रहा? आपके पास कोई उत्तर नहीं है, अनेक उत्तर हो सकते हैं। वो नेता है, वो नेता बनना चाहता है, उसकी आवाज बुलंद है, वो किराए का आदमी है, 500 रुपए दिए, नारा आवाज अच्छी है, जोर से बोलता, अपन पकड़ के ले आए। अपने पास कोई उत्तर नहीं है। ये आपका क्या बन गया? असहभागी। सहभागी में आप उस प्रोसेशन में शामिल हो जाओगे, जुलूस में चले जाओगे और वहां रहकर उनके व्यवहार को देखोगे। अब आपके पास उत्तर मिल जाएगा कि नेता देखिए ऐसा है, आज गोली चलनी है पुलिस की, फिर भी आगे खड़ा, हिम्मत नहीं हार रहा। इसलिए अवलोकन में सहभागी अवलोकन को श्रेष्ठ माना गया, किसकी तुलना में? असहभागी की तुलना में। तो ये संक्षेप में था कि आपकी पहला व्यवहार अध्ययन की सिंपल विधि क्या है? वो है आपकी अवलोकन। कभी कभी आपकी परीक्षा में सवाल आता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि अगर छोटी कक्षा के बच्चों का व्यवहार का अवलोकन अध्ययन करना हो, छोटी कक्षा के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना हो, तो कौन सी विधि श्रेष्ठ है? साक्षात्कार, अवलोकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रश्नावली? अब छोटे बच्चों पर ना तो टेस्ट दिया जा सकता है, ना सवाल जवाब हो सकता है साक्षात्कार, ना वो प्रश्नों पर पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। हम केवल अवलोकन करके उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला व्यवहार अध्ययन की जो विधि आपने बात की वो क्या थी? आपके अवलोकन निरीक्षण। दूसरी विधि का नाम है, जिसको आज हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे, उसको कहते हैं इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड क्या है? साक्षात्कार किसे कहते हैं? अगर इस परिभाषा को पूछो तो 99% जवाब क्या मिलता है? आमने सामने बैठकर जो बातचीत की जाए उसे साक्षात्कार कहते हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज कॉल्ड इंटरव्यू। लेकिन यह परिभाषा आज के युग में पुरानी हो गई। आज तो इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है, हम लोग इवन टेलीफोन पर इंटरव्यू ले लेते हैं। इसलिए यह परिभाषा है, स्टैंड करती है, लेकिन यह परिभाषा पुरानी हो गई। इस समय जो परिभाषा सबसे पॉपुलर हुई वो दी दो लोगों ने, और उनका नाम है बिंघम एंड मूर, MOORE, मूर। इन्होंने इस परिभाषा दी, और अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, हिंदीकरण करेंगे तो 5 हो जाएंगे। वो कहता है कन्वर्सेशन विद पर्पस इज इंटरव्यू। बस किसी उद्देश्य को लेकर अगर बातचीत करोगे तो क्या कहलाएगा? साक्षात्कार। कन्वर्सेशन विद पर्पस। इसलिए जो आपका इंटरव्यू का पर्पस है, उद्देश्य है, वो ही साक्षात्कार का नामकरण हो जाएगा। बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ? डॉक्टर साहब बुखार आया। कब आया? रात को आया। और क्या हुआ? पेट दुखा। और क्या हुआ? सर दुखा। आप बता रहे हो? डॉक्टर सवाल पूछ रहा है, अपन जवाब दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है? आपकी बीमारी का निदान करना। मलेरिया है, वायरल है, टाइफाइड है, डेंगू है, या क्या है? उद्देश्य क्या है? निदान। इसलिए उस साक्षात्कार का नाम क्या पड़ गया? नैदानिक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। नाम क्या पड़ गया? डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। कहीं सिलेक्शन हो रहे हैं, अपन वहां जाते हैं, क्या हो रहा है? सब सिलेक्शन इंटरव्यू हो रहे हैं, भर्ती साक्षात्कार। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में हम यह डिफाइन करेंगे कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो बातचीत की जाएगी उसे क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। अब ये जो साक्षात्कार है, इस साक्षात्कार के लेने के आपके कई तरीके होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग इसके 3 मेथड होंगे। इंटरव्यू लेने की 3 विधियां हैं। पहली का नाम है संरचित साक्षात्कार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दूसरे को कहते हैं अर्ध संरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और तीसरे को कहते हैं असंरचित साक्षात्कार,
तीसरे को कहते हैं, इसको कहेंगे असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आप ध्यान से सुनिएगा कि आपने तीन प्रकार का डिफाइन किया। एक कहा स्ट्रक्चर्ड, एक को कहा स्ट्रक्चर्ड, दूसरे को कहा अनस्ट्रक्चर्ड, और तीसरे को अपन ने नाम दिया सेमी स्ट्रक्चर्ड। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो। संरचित क्या मतलब है? जिसकी रचना हो चुकी, जिसकी रचना बन चुकी। असंरचित, जिसकी रचना नहीं है। अगर मैं आपको एक क्लासरूम में आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं आपको एक मापने वाला फीता दे दूं, इंची टेप दे दूं, जो ठेकेदार वगैरह यूज करते ना, मैं आपसे पूछूं बेटा एक कमरे की बता दो, तो आप माप के बता दोगे इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई। क्यों? क्योंकि कमरा बन चुका है। इसी प्रकार अगर साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से फिक्स कर लिए जाएं, निर्धारित कर दिए जाएं, उसे क्या कहते हैं? संरचित साक्षात्कार। कमरा बन चुका है, कोई भी आकर माप ले, कोई भी आदमी इंटरव्यू ले, जो मैंने 10, 15, 20 सवाल बनाए हैं वही क्वेश्चन आपको हर छात्र से पूछने हैं। इस साक्षात्कार को क्या कहेंगे? संरचित साक्षात्कार। आप संस्था में आए, नीचे बजरी पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, पत्थर पड़े हैं, रेत पड़ी है, क्या बनेगा? पता नहीं साहब, कुछ भी बन सकता है। दीवार खड़ी हो सकती है, वॉशरूम बन सकता है, रूम बन सकता है, फर्श फ्लोर हो सकता है, रिपेयर का काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी रचना स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार अगर साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, जिस विद्यार्थी से जो चाहे पूछ सकते हो, आप पर कोई बंधन नहीं है कि 10 सवाल पूछने हैं, 15 पूछने हैं, उस साक्षात्कार को क्या कहेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और सेमी का मतलब होता है जहां आपने टॉपिक फिक्स कर दिए। मैंने आपसे कहा मैं सवाल केवल पूछूंगा भारत के संविधान के ऊपर, राजस्थान के इतिहास के ऊपर और क्रिकेट के ऊपर। इन तीन के अलावा मैं कोई टॉपिक पर सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन क्या पूछूं यह मर्जी मेरी, मैं किसी कैंडिडेट से कुछ भी पूछ सकता हूं। इसका मतलब टॉपिक अगर फिक्स हो गए तो आधा तो मैं फिक्स हो गया और आधा मैं स्वतंत्र हो गया। इसे क्या कहा गया? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जहां क्वेश्चन फिक्स है स्ट्रक्चर्ड, जहां पूरी छूट है वो अनस्ट्रक्चर्ड, और जहां टॉपिक फिक्स है और सवाल पूछने की फ्रीडम हो वो क्या कहलाएगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड। मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूं, ये आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन के रूप में भी इसको समझने की कोशिश करना। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा कि कल मैं आपके जीके का टेस्ट लूंगा। उस शिक्षक ने 20 प्रश्नों का निर्माण कर लिया और हर छात्र से एक एक करके उन्हीं प्रश्नों को पूछ रहा है। ये इंटरव्यू क्या बन गया? स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि सबके लिए वो क्वेश्चन कॉमन है, चेंज नहीं है। एक शिक्षक ने कहा मैंने अपना पाठ्यक्रम खत्म कर दिया, कल मैं आपको पहले 3 चैप्टर्स में से मौखिक सवाल पूछूंगा। चैप्टर 3 होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका मतलब चैप्टर फिक्स हो गए, सवाल टीचर जिससे जो मर्जी पूछे। ये क्या बन गया? सेमी स्ट्रक्चर्ड। और टीचर ने कहा कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, मौखिक परीक्षा लूंगा, मैं कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछ लूं। ये क्या बन गया? अनस्ट्रक्चर्ड। इसलिए 3 प्रकार के इंटरव्यू होंगे, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल यह देखने का प्रयास किया बिहेवियर क्या है, बिहेवियर घटित कहां से होता है और इसको कैसे हम स्टडी करते हैं। अब अगली क्लास में जब मैं दूसरे मेथड पर आऊंगा तब आपको इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, कौन सा फायदा कहां होगा, उसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विद्यार्थी एग्जाम में दे रहे हैं या जो आगे भविष्य में देने वाले एग्जामों में आएंगे, उनकी ये निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।